कहते हैं कि जुर्म के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है, उसी तरह हर कत्ल के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। और अगर मकसद का पता चल जाए तो फिर कातिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। पर दिल्ली के इस ट्रिपल मर्डर की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि कत्ल का कोई मकसद ही सामने नहीं आ रहा, और जब तक मकसद नहीं मिलता जाहिर है कातिल कहां से मिलेगा। तारीख 22 सितंबर 2012, दिन शनिवार, जगह दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 17। हाँ जी, पैकिंग होगी कल की? आपकी हो गई बेटा? क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है वैष्णो देवी के लिए। शुक्रवार रात जब इस घर में वारदात हुई, इसकी अगली सुबह रोहिणी के वाईपीएस चौहान के परिवार को वैष्णो देवी जाना था। लेकिन जब चौहान बाहर नहीं निकले और चौहान परिवार के पुजारी की बेटी उनको बुलाने के लिए जब दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। घर के ग्राउंड फ्लोर पर वाईपीएस चौहान की लाश पड़ी थी। उनका मुंह तकिए के नीचे दबा था। चौहान के कान के पास यानी कनपटी पर किसी भारी चीज से वार भी किया गया था। उसकी चीख सुनकर पड़ोस की एक और लड़की जब अंदर आई तो उसकी भी हालत खराब हो गई। किसी तरह वो हिम्मत बटोरकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त रोजी और उसकी मां की लाश पड़ी हुई थी। मां बेटी का सर भी लहूलुहान था। साफ था कि दोनों के सर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार किया गया था। अब इस कत्लो-गारत की कहानी पूरे मोहल्ले को पता चल चुकी थी और कुछ देर में पुलिस भी मौका-ए वारदात पर आ पहुंची। पुलिस ने पाया कि कातिलों ने चौहान की पत्नी रेखा के सर को दीवार से टकराया था। घर के हालात बता रहे थे कि कत्ल से पहले रेखा और उसकी बेटी रोजी ने अपनी अपनी जिंदगी बचाने की पुरजोर कोशिश की थी, जबकि योगेंद्र के कमरे की हालत बता रही थी कि उसे शायद कातिलों ने इतना वक्त भी नहीं दिया। इस इलाके में तकरीबन सारे मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन एक ही रात एक घर के अंदर 3-3 कत्ल इस बात की गवाही देते हैं कि कातिलों ने अपने काम को बेहद खामोशी से अंजाम दिया। ऐसे में ये बात भी तकरीबन साफ थी कि उन्हें सबसे ज्यादा विरोध का डर शायद चौहान से ही था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्हें ही निशाना बनाया और तब रेखा और रोजी की बारी आई। लेकिन ये सब कुछ किसी एक इंसान के बस की बात नहीं लगती। ऐसे में पुलिस को शक है कि कातिल जरूर एक से ज्यादा रहे होंगे, जिन्होंने एक एक कर पूरे परिवार को आसानी से काबू में ले लिया। बड़ी ही खामोशी से एक घर में 3 कत्ल हो गए, वो भी बड़े इत्मीनान से। क्या कातिल पहले से ही घर में दाखिल हुआ था? क्या कातिल मेहमान बनकर घर में आया था? आखिर वो कौन सा मेहमान है जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? लेकिन हैरानी ये रही कि कातिलों को इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ से भागने की उतनी जल्दी नहीं थी जितनी आमतौर पर होती है। शायद यही वजह है कि कातिलों ने 3-3 लाशें बिछाने के बाद बेहद इत्मीनान से पास पड़े कुछ कपड़ों से खून से सने हाथ साफ किए और फिर वॉश बेसिन में खून से सने हाथ भी धोए। इस बेहद पेचीदा कहानी में सबसे मुश्किल बात यह कि जैसे ही पुलिस की जांच एक कदम आगे बढ़ती, कोई न कोई पेंच ऐसा सामने आता कि मामला 4 कदम पीछे चला जाता। वजह साफ थी, जांच में मिलने वाले सबूत कहानी को सुलझाने में नाकामयाब थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 1.5 साल बाद पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? यूं तो घर का कुछ हिस्सा बेतरतीब था, लेकिन चौहान के रिश्तेदारों ने यहां से किसी भी कीमती सामान के गायब होने की बात से इनकार किया। ऐसे में पहली नजर में यह मामला लूटपाट का कम बल्कि किसी दुश्मनी का ज्यादा लग रहा था। लेकिन पुलिस तब चौंक गई जब उन्होंने देखा कि मौका-ए वारदात से बाप बेटी के मोबाइल फोन और बेटी का लैपटॉप गायब है। राजेंद्र स्वामी और राम किंकर सिंह के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।